Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो हमारे पास सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है। आप लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नाम सुना होगा, ठीक है जी। क्या किसी आम बंदे का, मेरा, आपका या हम जैसे आम लोगों का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में कोई अकाउंट है? नहीं है। बेसिकली सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम जो है, अगर हम लोग इसके बैकग्राउंड की बात करें, ठीक है जी, कि बैकग्राउंड इसका किस किस्म का है। सो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम जो है, इट वाज बेसिकली ओरिजिनेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, जो थी आपकी 1901 से लेकर 1999 तक, या 1900 से लेकर 1999 तक। इस एरा में जो है डिफरेंट सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम जो है ये बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था, ओके जी। एंड द मॉडर्न सिस्टम जो है ऑफ सेंट्रल बैंकिंग जो है ये 17th सेंचुरी में हमारे पास ये ओरिजिनेट हुआ था, लेट 17th सेंचुरी में, ठीक है जी। और ये जो मॉडर्न सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है वो आपके पास 20th सेंचुरी में आ चुका था, ओके। और इसकी नीड क्यों पड़ी थी हमारे पास? ये जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम था, इसकी हमें ज़रूरत उस वक्त पड़ी थी कि देखिए, वर्ल्ड वॉर वन हमारे पास हुआ था, और वर्ल्ड वॉर वन के बाद हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। जाहिर है पूरी दुनिया में एक जंग चल रही थी, दो धड़े बन चुके थे, ठीक है जी। और उनके दरमियान जो है पूरी दुनिया में एक जंग चल रही थी, हर एक दूसरे बंदे को मार रहा था। तो उसमें क्या था कि जी, उसके बाद जाहिर है फाइनेंशियल क्रंच तो आना था। और अगर हम लोग वैसे देखें तो जो 1914 से पहले, यानी कि वर्ल्ड वॉर वन से पहले भी जाहिर थे सेंट्रल बैंक्स हमारे पास, ठीक है जी। लेकिन इनका वैसे जो है ना, इनके दे डिडंट अटैच ग्रेट वेट टू द गोल ऑफ मेंटेनिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ओके। ये सब कुछ जो है वर्ल्ड वॉर वन के बाद चेंज हुआ, जब हम जो है इस चीज़ का कंसर्न होने लगा कि जी एम्प्लॉयमेंट में इश्यूज आ रहे हैं, रेल एक्टिविटीज़ में हमारे पास इश्यूज आ रहे हैं, प्राइस लेवल में हमारे पास बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में जो है मुल्कों की बड़े इश्यूज आ रहे हैं। तो उसके बाद जो है ये सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम जो था, इसके होराइजन को ब्रॉड किया गया और इसके जिम्मे कुछ और जिम्मेदारियां डाली गई, ओके। सो ये जो शिफ्ट था, दैट वाज रिफ्लेक्टेड चेंज इन द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मैनी कंट्रीज, जिसमें हमारे पास सफराज जो है वो एक्सपैंड हो रहा था, लेबर मूवमेंट हमारे पास जो है वो राइज कर रही थी, लोगों को उनके हकूक नहीं मिल रहे थे, और माइग्रेशंस पर जो है वो डिफरेंट किस्म की रिस्ट्रिक्शंस हो रही थी, स्पेशली आफ्टर द डिमाइस, हम लोग कह सकते हैं, ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है जी। सो इस वजह से, क्योंकि ज़ाहिर एक कंप्लीट कन्फ्यूजन थी इन द करेंसी एंड एक्सचेंज मार्केट में, एंड देयर वाज अ लार्ज विड्रॉल ऑफ द मनी फ्रॉम द बैंक्स, क्योंकि ज़ाहिर लोगों का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया था इन देयर रिस्पेक्टिव बैंकिंग सिस्टम। तो लोगों ने अपने पैसे जो है वो वहाँ से निकाल के और क्या करना शुरू कर दिया, अपने पास रखना शुरू हो गए, जिसकी वजह से क्या हो गया था कि जी मुल्कों के अंदर एक फाइनेंशियल क्रंच जो है वो आना शुरू हो गया था, ओके। सो इस फाइनेंशियल क्रंच से डील करने के लिए क्या किया गया जी, उनकी जिम्मेदारियों को जो है कुछ ये जो मॉनिटरी प्रॉब्लम्स थे इनके साथ उनको डील करने के लिए, और कंट्रीज को जो है हेल्दी फुटिंग्स पर डालने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई 1920s में, ठीक है जी। और ये वही कॉन्फ्रेंस ही थी जिसको हम लोग लीग ऑफ नेशंस भी कहते हैं। अगर आपको इसके बारे में मालूम नहीं है तो आप इंटरनेट पर इसको सर्च कर सकते हैं। लीग ऑफ नेशन बेसिकली आपका जो यूनाइटेड नेशन है, ठीक है जी, यूनाइटेड नेशन का जो पहला वर्जन था हमारे पास, जो कि पूरी दुनिया में नहीं हो सका था, अप्लाई नहीं हो सका था, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, अब मुझे उनका नाम भूलो, आई थिंक हैरी ट्रूमन थे शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या हैरी ट्रूमन थे, नहीं हैरी ट्रूमन नहीं थे, रूजवेल्ट थे, टेडी रूजवेल्ट,
थियोडोर रूजवेल्ट जो थे, आई थिंक वो थे, उन्होंने ही लीग ऑफ नेशन का सारा वो जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनाया था, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने ही उससे विदड्रॉ कर दिया था, बिकॉज आप अमेरिका में एक वो है कि जी अगर अगर आपका प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी अगर वहाँ पे वो कर लेता है, कोई ट्रीटी कर लेता है, तो वो ट्रीटी तब तक काबिल अमल नहीं आती जब तक अमेरिकन सेनेट जो है वो उसको रेटिफाई ना कर दे, यानी कि अमेरिकन सेनेट से वो जब तक मंजूर नहीं होगा तब तक वो अमल में नहीं आ सकती। ओके, सो उन्हीं लीग ऑफ नेशन के डेज में जो है सितंबर 1920 में, सॉरी मार्च 1920 में जो है एक और कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ठीक है जी, ब्रसल्स में हुई थी ये, और उसमें ये डिसाइड किया गया था उस कॉन्फ्रेंस में दैट टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी एंड द क्रेडिट इन द इकोनॉमी एंड टू मेंटेन द स्टेबल बिजनेस कंडीशन, there is a compulsion upon each and every state to establish its own central bank। ओके, उसके लिए जो है उनको सेंट्रल बैंक का जो है उनका होना लाजमी है। सो अब हम लोग देख लेते हैं कि जी हमारा ये जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, इसकी एवोल्यूशन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है जी, एवोल्यूशन इसकी किस किस्म की हुई थी, पीछे बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि जी कैसे हुआ था। अब एवोल्यूशन में हमारे पास अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले पहले, ठीक है, सबसे पहले पहले 1656 में हमारे पास रिक्स बैंक ऑफ स्वीडन जो है वो बनाया गया था। ठीक है जी, और इसी बैंक को फिर बाद में सेंट्रल बैंक का जो है वो इसी बैंक को सेंट्रल बैंक की उसके ऊपर अथॉरिटी दे दी गई थी इन 1668 में। ठीक है जी, एंड इट इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट बैंक ऑफ ऑल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो दूसरा बैंक बना था, ठीक है जी, वो बना था हमारे पास 1694 में, जो कि विग्स के बारे में अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हमारी जो सीरीज है ऑफ ब्रिटेन, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, उसमें मैंने विग्स को बड़े अच्छे तरीके से वो किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। विग्स बेसिकली इंग्लैंड में उनकी एक सियासी जमात थी, और वो सियासत में आने से पहले उनका ये बैकग्राउंड था कि वो बड़े अमीर किस्म के लोग थे, तो उनका एक फाइनेंशियल सिस्टम एक बना हुआ था, एक बैंक उन्होंने बनाया था। ओके, सो और फिर जब जेम्स आए थे, जेम्स के बारे में आपको एक ज़बरदस्त बात बता दूं कि जेम्स टू जो थे ये वो बंदा था कि जिसको जो कि इंग्लैंड का बादशाह था। ठीक है जी, और इसको जो है इंग्लैंड के लोगों ने ही क्या किया था, मुल्क बदर किया हुआ था। ओके, और इसका बड़ा भाई जो था चार्ल्स वन था, चार्ल्स टू था, उसको अमेरिकन सॉरी इंग्लैंडर्स ने जो है उसको वो भी किया था, प्रोसिक्यूट भी किया था उसको। ठीक है जी, उसकी प्रोसिक्यूशन भी उन्होंने की थी, उसको कत्ल भी किया गया था, उसको फांसी पे भी चढ़ाया गया था। सो खैर 1694 में हमारे पास सेकंड ओल्डेस्ट बैंक जो है वो आया था, जो कि सबसे पहले पहले विग्स ने एक बैंक बनाया था, बैंक ऑफ इंग्लैंड, लेकिन फिर उसके बाद उसको क्या किया गया था, ये बेसिकली बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है ये इसकी वो थी कि ये एक फाइनेंशियल सिस्टम थी, ये लोगों को सिर्फ कर्जे देते थे और उसके ऊपर फिर जो है ये इंटरेस्ट वगैरह लेते थे, एक प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम नहीं था। लेकिन जब जेम्स टू ने इनसे सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट के अंडर ले लिया था, बिकॉज जेम्स टू जो है वो इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, प्रोटेस्टेंटिज्म के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, एक एक कह सकते हैं हमारी जैसे हमारी तरफ होते हैं ना, अपने टाइम के जेम्स टू जो मौलवी थे बेसिकली। ठीक है जी, वैसे तो मौलवी नहीं थे, लेकिन मौलवी वहाँ उस वक्त के जो मौलवी थे इंग्लैंड के, उनके वो बहुत ज़्यादा हक में थे, कैथलिक थे वो बेसिकली। ओके, सो उन्होंने वो उस बैंकिंग सिस्टम को जो है गवर्नमेंट के अंडर ले लिया, और फिर विग्स और फिर उसी बैंकिंग सिस्टम को 1694 में जो है आके और क्या बनाया गया, उसको बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड का खिताब देके और फिर उसको सेंट्रल बैंक बनाया गया ऑफ इंग्लैंड। इसी तरीके से हमारे पास बैंक ऑफ फ्रांस बना था इन 1800। उसके बाद हमारे पास नेशनल बैंक ऑफ डेनमार्क बना था इन 1818। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर हम लोग मज़ीद आगे जाएं तो नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम बना था हमारे पास। ठीक है जी, इन 1850। और रीच REICH रीच बैंक
ऑफ जर्मनी बना था 1876 में, ठीक। फिर हमारे पास फेडरल रिजर्व ऑफ यूएसए बना था 1914 में, ठीक है। इसके बाद इवन के वर्ल्ड वॉर वन से पहले यूएस का भी अपना कोई रिजर्व बैंक सिस्टम नहीं था, ठीक। इसी तरीके से 1935 हमारे लिए एक बहुत ही हमारी इंडो पाक हिस्ट्री में एक बहुत ही इस डेट को याद किया जाता है, और जिसमें हमारे पास एक एक्ट आया था, इंडियन एक्ट आया था ऑफ 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था ऑफ 1935। उसमें जो है आप लोगों को पता है कि इंडिया को आहिस्ता आहिस्ता क्या देना शुरू की गई थी, बल्कि वो पहले से भी आ रही थी। सो इंडिया को आहिस्ता आहिस्ता वो देना शुरू कर दिए गए थे, क्या कहते हैं उसको, पॉलिटिकल और सफराज जो है वो देना शुरू कर गए थे। इंडियन लोगों को जो है इक़्तिदार ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया गया था, और इसी ज़िमन में 1935 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो वजूद में आया था। फिर उसके बाद हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो जब बना, तो 1 जुलाई 1948 को हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बना। ये हम लोग कह सकते हैं कि इसकी एक छोटी सी छोटा सा एक एवोल्यूशन है हमारे पास उसकी, कि किस तरीके से इवॉल्व हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास। डेफिनेशंस की अगर बात की जाए, ठीक है जी, कि डेफिनेशंस किस किस किस्म की हैं हमारे पास, या डेफिनेशन पे बेसिकली है कि डेफिनेशन में है कि जी इट इज़ बेसिकली द गाइडिंग प्रिंसिपल, या गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रल बैंक is that it should act only in the public interest or the welfare of the economy as a whole, and without regards to profit as a primary consideration, okay। कि जी इसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेगा। सेकेंडली हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड टू स्ट्रेंथन द क्रेडिट सिस्टम, टू इंक्रीज द पेस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, वेलफेयर ऑफ द कंट्री, ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं कि जी it is a bank which is established to strengthen the credit system, to increase the pace of the economic growth and to promote the welfare of the economy, the welfare of the country होगा हमारे पास, okay। Now अगर आसान अल्फाज में हम लोग बता मतलब इसको समझना चाहें, सो सेंट्रल बैंक बेसिकली जो है इट इज लाइक अ कंट्रीज मनी बॉस, ओके। नाउ इमेजिन दैट यू हैव अ गेम वेयर एवरीवन यूजेस स्पेशल कॉइंस एंड पेपर मनी, ओके, एंड द बेसिक, और उस सिनेरियो में हमारे पास सेंट्रल बैंक जो होगा इट विल बी इन चार्ज ऑफ मेकिंग श्योर एवरीथिंग विद द मनी रन्स स्मूथली, ओके। और वो फिर उसमें क्या क्या करेगा, एक तो वो करेगा कि जी पैसा बनाएगा, वो खुद प्रिंट आउट करेगा उसको, ठीक है जी। सेंट्रल बैंक जो है इट इज द वन दैट क्रिएट कंट्रीज मनी, इट डिसाइड्स हाउ मच ऑफ इट शुड बी अराउंड एंड प्रिंट द बैंक नोट्स और मिंट द कॉइंस, ओके। इसके अलावा it keeps the things stable, it doesn't want the money to lose its value quickly, so it watches out for the things like inflation। इसके अलावा यानी इन्फ्लेशन हमारे पास क्या है, इन्फ्लेशन ये होता है कि जब आपके पास, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको इन्फ्लेशन टॉपिक में, और अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन होगा कि जब आपके पास महंगाई ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, एंड ट्राइज टू कीप इट अंडर कंट्रोल, जो है उसके लिए भी कोशिश करता है। इसके अलावा इट हेल्प्स द बैंक्स, सेंट्रल बैंक जो है इसका एक और काम ये होता है कि ये दूसरे बैंकों की मदद करता है, ठीक है। इट लेंड्स देम मनी व्हेन दे नीड इट एंड मेक श्योर दे प्ले बाय द रूल्स, ठीक है जी। इट्स लाइक द रेफरी इन द गेम, मेकिंग श्योर एवरीथिंग इज फेयर। इसके अलावा जो है ये क्राइसिस को भी जो है वो हैंडल करता है, ठीक है जी। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक केओस आ चुका है, या एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है हमारी इकोनॉमी, लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस, तो हमारे पास जो सेंट्रल बैंक है वो स्टेप इन करता है, ठीक है। एंड इट हैज़ द टूल्स टू हेल्प स्मूथ आउट रफ टाइम्स and keep things from getting too chaotic, okay। तो हमारे पास बेसिकली कंक्लूड अगर हम लोग अपने इस एग्जाम्पल को कंक्लूड करें, तो हमारे पास सेंट्रल बैंक है, ये एक मनी मैनेजर होता है फॉर इंटायर कंट्री, मेकिंग श्योर एवरीथिंग वर्क्स प्रॉपरली विद एंड एवरीवन प्लेज बाय द रूल्स। और ये रूल्स कौन बनाता है, ये रूल्स हमारे पास हमारी गवर्नमेंट्स बनाती हैं, हमारे जो
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बनाते हैं, जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो खुद भी रूल मेकर होता है हमारे पास, ओके। और इवन कि हमारा जो क्या कहते हैं उसको, हमारा जो वो होता है, हमारा जो सेंट्रल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्ले आउट करता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फंक्शंस की तरफ के जी, फंक्शंस क्या क्या होंगे, ठीक है जी। सेंट्रल बैंक जो है बेसिकली ये सिंबल ऑफ फाइनेंशियल सॉवरेनिटी होता है, ठीक है जी, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल सॉवरेनिटी क्या होता है? सॉवरेनिटी जो है ना बेसिकली हमारे पास क्या होता है, खुद मुख्तारी को कहते हैं, खुद मुख्तारी को कहते हैं, ओके। अक्सर औकात हम लोग कहते हैं कि यार हमारी सॉवरेनिटी को, हमारी खुद मुख्तारी को जो है वो खतरा है इस चीज़ में, ठीक है जी। तो क्यों कहा जाता है कि जी कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो कि आपके मुल्क के अंदर जो है वो अपना कोई राज आने का जो है उसका कोई खतरा होता है कि जी आपके मुल्क के अंदर बाहर से कोई चीज़ जो है वो इन्फ्लिक्ट की जा रही है, उस चीज़ को जो है मतलब किसी भी मुल्क के बाहर, किसी भी मुल्क से बाहर के एजेंट को ये हक नहीं है कि वो किसी दूसरे मुल्क में जाके और इंटरफेयर करे। इंटरफेरेंस जो है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सॉवरेनिटी के खिलाफ है। सो फाइनेंशियल सॉवरेनिटी या जिसको हम लोग मुआशी खुद मुख्तारी कहते हैं, ये जो है सिंबल ऑफ मुआशी खुद मुख्तारी होता है एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होता है, ठीक है जी। और इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। और इसके पास जो जितने भी हमारे रिजर्व्स होते हैं हमारी नेशंस के, ये भी इसी के पास पड़े होते हैं। जितना भी हमारे पास परचेजिंग पावर का जो फ्लो होता है वो भी ये ही कंट्रोल करता है हमारे पास। हमारा करेंसी हो गया, क्रेडिट हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको हमारा सेंट्रल बैंक ही कंट्रोल कर रहा होता है। एंड इट एक्ट्स एज द बैंकर्स बैंक हमारे पास होता है, ठीक है जी। हमारे बैंकों का जो बैंक होता है ना कि जी आपका फॉर एग्जांपल एमसीबी में बैंक है, या आपका हबीब बैंक में आपका बैंक है, ठीक है, या बैंक अल हबीब में आपका जो है वो बैंक अल हबीब में अगर आपका जो है कोई अकाउंट वगैरह है, तो उसमें क्या होता है कि जी उन बैंकों का भी ये बैंक होता है, ठीक है जी। कि जी आप अगर फॉर एग्जांपल अपनी खरीदारी हर चीज़ मुकम्मल करके और आपके पैसे जैसे बैंक से आप निकाल के और फिर वही पैसा जो है वो आपका एक वेलोसिटी कंप्लीट करके और उसके बाद दोबारा आपके बैंक में ही चला जाता है, इसी तरीके से ये सारा का सारा जो पैसा है ये उन बैंकों से निकल के और उसके बाद आपके सेंट्रल बैंक में जो है वो चल आखिर में जाके, और उधर जो है ये सारे के सारे रिजर्व्स जो है वो पड़े होते हैं। सो आपका बैंकर, आपके बैंक्स का भी ये जो है बैंक होता है आपका, ठीक है। और ये हमारे पास पब्लिक डिपॉजिट्स के साथ हरगिज नहीं डील करता, जहां से जिस पॉइंट से मैंने अपनी बात शुरू की थी कि जी ना तो मेरा सेंट्रल बैंक में या जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसमें मेरा अकाउंट है, ना आप लोगों की इतनी औकात है कि आपको उसमें अकाउंट खोल सकते हैं। सो हम लोग पब्लिक हैं, वो पब्लिक के साथ डील ही नहीं कर सकता, ओके। और ना उसका ये उसका जो है ये दायरा कार है। हम लोग अगर उसके फंक्शंस की बात करें और उसको हम वन बाय वन अगर देखें, तो सबसे पहले पहले तो जो उसका है कि जी वो हमारे पास उसका जो है वो एक है कि जी सोल राइट ऑफ नोट इशू होता है आपके पास, ठीक है जी, हर एक कंट्री में, ठीक है जी। इट इज द सोल राइट एंड मोनोपोली ऑफ द कंट्री ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ द having the right to issue the notes, okay। और इसकी ये अथॉरिटी होती है जो कि अथॉरिटी होती है ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से दी गई होती है टू द सेंट्रल बैंक। और वो जो अथॉरिटी है उसमें हमारे पास यूनिफॉर्मिटी ऑफ द नोट्स भी आ जाता है, एक्सपेंशन ऑफ द नोट्स भी आ सकता है कि जी आपने कितने नोट्स प्रिंट आउट करने हैं, आपकी करेंसी की रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड, ठीक है जी, वो भी उसी ने उसको वो करना है, देखना है सारा का सारा। इसके अलावा टू मेक श्योर दैट नोट इशूड आर लाइबिलिटी ऑफ द बैंक एंड शुड गेट फुल सपोर्ट ऑफ द स्टेट होगा हमारे पास, ठीक है जी। कि जो हम लोग नोट्स इशू कर रहे हैं वो एक तो उसका ये है कि जी वो लाइबिलिटी ऑफ द बैंक है हमारे पास स्टेट बैंक के ऊपर। अगर आप लोग देख लें ना तो अक्सर औकात अभी भी वो नोट्स चल रहे हैं जिसके ऊपर इशरत हुसैन नाम है उनका, क्या नाम है, आई थिंक इशरत हुसैन है, हाँ इशरत हुसैन नाम है, इशरत उल इबाद नाम है, उनके अभी भी सिग्नेचर चल रहे हैं, ठीक है जी। वो कौन थे, वो गवर्नर स्टेट बैंक रहे थे हमारे पास। इसी तरीके से आजकल हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारी, ठीक है जी, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मुझे उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा,
वो भी हमारी स्टेट बैंक की जो है वो गवर्नर रही हैं, उसके भी आपको नोट साइन शुदा मिल रहे होंगे। तो वो बेसिकली स्टेट बैंक ही बेसिकली क्या कर रहा होता है आपके ये उसकी ही लाइबिलिटी होती है, और इसके लिए ये फ़र्ज़ होता है कि जी उसको पूरे मुल्क की सपोर्ट, आपकी पूरे स्टेट की सपोर्ट हासिल हो। इसके अलावा हमारे पास ये जो होता है, हमारे पास दूसरा जो इसका वो है कि ये हमारे पास बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट होता है हमारे पास, ठीक है जी। और ये कैसे करता है कि जी ये सारे के सारे आपके डिपॉजिट्स जो है वो रखेगा, ये लोन्स ये जो लोन्स होते हैं आपके, उनके साथ ये डील कर रहा होता है। जो एडवांस लोन्स होते हैं वो डील कर रहा होता है। फॉरेन लोन्स जो होते हैं हमारे पास, उसके लिए भी अरेंजमेंट्स ये सेंट्रल बैंक ही हमारे पास बना रहा होता है। ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल अगर हो रहा है कि जी सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी डील जो है वो आपका स्टेट बैंक ही कर रहा होता है। इसके अलावा ये जो है फाइनेंशियल एडवाइजर होता है, बिकॉज इट एडवाइजेस द गवर्नमेंट अबाउट द इकोनॉमिक मैटर्स सच एज कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन एंड डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन ऑफ द कंट्री एंड बैलेंस ऑफ करेंसी एंड बैलेंस ऑफ द पेमेंट। नाउ बैलेंस ऑफ द पेमेंट आसान अल्फाज में आपको मैं बता दूं तो ये बेसिकली हमारे पास एक ऐसा रजिस्टर होता है कि जिसमें हमारा हम लोगों ने मेंटेन करना होता है हमारा आमदनी और खर्चे को, ठीक है जी। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारे पास, ठीक है। एक होता है हमारे पास नेशनल इनकम अकाउंटिंग, वो एक अलग चीज़ है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अलग चीज़ है हमारे पास, ठीक है जी। ये एक हमारे पास एक रजिस्टर ही है एक किस्म का, जिसमें हम लोगों ने ये देखना होता है कि जी हमारा खर्चा कितना हो रहा है और हमारी आमदनी कितनी हो रही है, ठीक है जी। ये बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारे पास, ठीक। सो ये हम लोग आगे इंशाल्लाह इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे भी, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग किस तरीके से मेंटेन करते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले आने वाले लेक्चर्स में। हमारे पास फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे ये काम करता है। इट कीप्स द अकाउंट्स of the government and it doesn't charge any fee or commission for its services। इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं हमारे पास, वो भी जो है ये ही उनको डील कर रहा होता है। मॉनेटरी पॉलिसीज जो होती हैं हमारे मुल्क में, ठीक है जी। सेंट्रल बैंक फार्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स द मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस उसमें कर भी चुके हैं। करेंसी इश्यूज के ऊपर भी ये करेंसी भी इशू करते हैं हमारे पास। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, बैंकर ऑफ द कमर्शियल बैंक्स भी होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। लेंडर ऑफ द लॉस्ट रिजॉर्ट, कि अगर कोई बैंक डूब रहा है हमारे पास, ठीक है जी, लेंडर ऑफ द लॉस्ट रिजॉर्ट, ठीक है जी। फाइनेंशियल क्राइसिस में या बैंकिंग पैनल में सेंट्रल बैंक जो है प्रोवाइड करता है टू फॉर द इमरजेंसी फाइनेंशियल सपोर्ट टू बैंक्स फेसिंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स। नाउ लिक्विडिटी फिर एक अलहदा वो आ चुका है। लिक्विडिटी एक अलहदा फिर क्या कहते हैं उसको, एक नया हमारे पास वर्ड आ चुका है, जिसको हम लोग इंशाल्लाह अपने आने वाले लेक्चर्स में हम लोग उसको डिस्कस भी करेंगे। थियरी होगी द थियरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस, उसके ऊपर हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द बैंक्स, ठीक है जी, कि इसका काम होता है टू रेगुलेट द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है जी। कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है। आपके कमर्शियल बैंक्स कभी भी अगर आप जाओ, कोई मसला हो, तो अगर वो बैंकिंग वाले आपस में लगे हो तो कहते सर सेंट्रल बैंक या हमारा जो स्टेट बैंक जो है वो उसकी ये पॉलिसी है और हम लोग उसको जो है मानेंगे, हम लोग उसके अलावा नहीं चल सकते, ठीक है जी। तो क्या होता है कि जी वो रेगुलेशन जो है वो हमारी सेंट्रल बैंक्स की तरफ से आ रही होती है, और वो हमारे पास जो है सेंट्रल बैंक ही जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू काम कर रहा होता है, एज अ गवर्नर होता है ऑफ ऑल द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो है वो भी सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है। ये मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, और इंटरवीन करता है इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू स्टेबलाइज द नेशनल करेंसीज वैल्यू। जैसे कि अभी रिसेंटली हमारे पास हुआ कि जी वंस अगेन मैं वो करूँगा, अगर जैसे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई थी ना यार, अगर आप लोगों में से कोई इमरान खान का सपोर्टर है और मैं अगर एग्जांपल कोई दे रहा होता हूँ, तो आप लोग उससे अफेंड ना हुआ करें, ठीक है जी। क्योंकि मसला ये होता है कि जी हम लोगों ने एग्जांपल देनी होती है, और एग्जाम में हम लोगों ने जो है अगर कोई एग्जांपल, वैसे तो हम लोग ज़ाहिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले सकते एग्जाम में, पार्टी हम लोगों ने नहीं बनना, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए ये एग्जांपल दी जा रही होती है, ओके। उसमें आप लोगों को अफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। खैर, इमरान खान साहब जब गए थे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डॉलर का रेट जो है वो एक स्टेबल करके रखा हुआ था कि जी बस इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और जिसको शेख रशीद साहब कहते थे कि जी इमरान खान ने इनके लिए बारूदी सुरंगें जो हैं
पता नहीं कैसे लिखा जाएगा, बाहर हो जाए, बारूदी सुरंगें खोद के वो गए उनके लिए। सो बेसिकली क्या था कि जी उन्होंने उसको वो कर दिया था। अब ये काम जो है वो किसका था, ये काम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का था, ठीक है जी। वो ही ये चीज़ें जो है देखेगा, वो ही इंटरवीन करेगा टू स्टेबलाइज द नेशनल करेंसी वैल्यू। अच्छा, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट जो है ये भी इसका एक क्या कह सकते हैं उसका, इसका एक function है that by setting the reserve requirements and interest rates, the central bank influence the amount of credit in the economy. This helps manage the inflation and control the excessive borrowing. Okay, इसके अलावा collection एंड पब्लिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक डेटा जो होता है आपके पास, हम अक्सर औकात हमारे पास आ रहा होता है कि जी इन्फ्लेशन रेट जो है हमारे पास वो इतना आ रहा है, या हमारे पास जीडीपी जो है, जीडीपी पर कैपिटा जो है हमारे पास वो फलां आ रहा है, या हम लोग कह सकते हैं कि जी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है हमारी वो इतनी हुई है हमारी, या हर साल हमारे पास जो है वो एक जर्नल आ जाता है इकोनॉमिक रिव्यू के ऊपर, हमारे पास हर साल एक जर्नल आ जाता है, वो कौन जारी करता है, वो आपका स्टेट बैंक ही जारी कर रहा होता है। पब्लिकेशंस जो होती हैं वो ये ही कर रहा होता है सारे के सारे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो आपकी होती है वो अगर देख रहा हो कोई, तो वो भी आपका यही और सिस्टम ओवरसाइट जो है ये भी आपका सेंट्रल बैंक जो वो ही मॉनिटर करता है। पेमेंट सिस्टम ओवरसाइट जो होता है कि जी द सेंट्रल बैंक इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग एंड सिक्योरिटी ऑफ द पेमेंट सिस्टम, इट प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फंड एंड ट्रांसफर द क्लियरिंग सिस्टम जो आपका होता है वो भी यही आपका सेंट्रल बैंक जो है वो ही देख रहा होता है। इसके अलावा आपके पास जो है हम लोग देख सकते हैं कि जी स्टाफ ट्रेनिंग्स अगर होते हैं डिफरेंट किस्म के बैंक्स की, जो स्टाफ ट्रेनिंग्स होती हैं ये मिसलेनियस फंक्शंस में आ जाता है, वो भी इसके ज़िम्मे होते हैं। ग्रोथ ऑफ सेविंग जो है उसको मेंटेन करना वो भी इसके ज़िम्मे होता है। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो होती है आपकी उसके बारे में पॉलिसीज़ जारी करना ये भी इसी का काम होता है। रिप्रेजेंटेशन इन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, अगर आईएमएफ के साथ आप आईएमएफ के पास कोई आप कर्ज लेना चाहते हैं, ठीक है जी, तो उसके लिए भी क्या किया जाएगा, आपके जो स्टेट बैंक का जो गवर्नर होगा, ठीक है जी, उसको ही भेजा जाएगा जो कि स्टेट बैंक का नुमाइंदा बन के वहाँ पे जाएगा, और वो उनको अपने मसाइल बताएगा, और फिर जो है वो आपको अगर उनका मूड हुआ तो आपको पैसे दे देंगे, अदरवाइज टाटा बाय बाय कर देंगे आपको। इसी तरीके से आपके पास जो इसकी जो है ये जो आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं आपके, जो कि मैं अपने आपको पहले ही बता दिया, वो भी यही रहता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आपका जो सेंट्रल बैंक था उसके, एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।